पर आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। और इसी के साथ सागानेर से विधायक है भजन लाल शर्मा। और आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजन लाल शर्मा। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा, पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सागानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। दिया कुमारी डिप्टी सीएम होंगी। इनके अलावा प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं राजस्थान में। इसी के साथ भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। वो पहली बार विधायक चुने गए हैं। भाजपा विधायक दल की बैठक में ये घोषणा की गई है। भजन लाल सागानेर से विधायक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर की सागानेर सीट पर 48,081 वोटों के अंतर से इन्हें जीत मिली थी और वो भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। आपको बता दें यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी के साथ सागानेर से विधायक हैं, पहली बार विधायक जो हैं भजन लाल शर्मा रहे और ये बड़ी जानकारी यहाँ पर और इसमें अधिक चर्चा के साथ मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुमन अर्पण खनीजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमन जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, राजस्थान की स्थिति भी अब क्लियर हो चुकी है। भजन लाल शर्मा को राजस्थान की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए निशा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई दिनों से इस पर की बैठक बैठी हुई थी क्योंकि जनता आज परिवर्तन की मांग कर रही थी। जनता ने वसुंधरा राजे का भी साम्राज्य देखा था और उसके बाद कांग्रेस साम्राज्य में गहलोत सरकार का भी देखा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ सुशासन की आवश्यकता थी, अनिवार्यता थी कि जो देश की बहन बेटियां थी वो न्याय की मांग कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी कहा जाता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट करती रहती है और वो फेमस है इसमें। तो उन्होंने जितनी दल से जो जुड़े हुए लोग थे, चाहे हम वो मध्य प्रदेश में देखें, चाहे हम वो राजस्थान में देखें, कि उन कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर कभी जुड़े रहे, जिस तरह से आज भजन लाल शर्मा जी को सीएम घोषित कर दिया गया है और विधायक दल के नेताओं ने भी उसका ग्रीन सिग्नल दे दिया, उनको स्वीकार कर लिया और राजनाथ सिंह जी ने भी इनकी घोषणा की है। तो उन लोगों को सत्ता में स्थान दिया गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताना चाहती है कि वो किसी व्यक्ति के विशेष को या किसी उसको मान्यता नहीं देती, बल्कि वो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, जो देश की जनता के लिए, जो देश की महिलाओं के लिए, जो समाज के विकास का कार्य कर सके, क्योंकि उनका नारा ही है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ लेते हुए उन्होंने एक फिर से नया अनुभव, एक नया एक्सपेरिमेंट किया और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया। इसके साथ दिया शर्मा की जो अगर हम कहें डिप्टी सीएम के रूप में किया, तो राजस्थान के बारे में एक बात कही जाती है निशा जी कि राजस्थान इज ए सिटी ऑफ रेप। तो जहाँ की डिप्टी सीएम अगर एक महिला होगी तो कहीं ना कहीं अपराधीकरण के जो मामले होंगे उनमें कमी आएगी और एक महिला होने के नाते वो महिलाओं की भावनाओं को, उनकी संवेदनाओं को समझ पाएंगी और उनके विकास के लिए अग्रसर होंगी। क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो विकास की जो दर थी वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण वो पिछड़ रही थी। जी ठीक है खनीजा जी, वहीं बात कर ली जाए, नया चेहरा, नया सरप्राइजिंग चेहरा और पंडित चेहरे पर दाव खेला है बीजेपी ने। देखिए, पंडित चेहरे पर दाव हम इसलिए भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर विवाद होता रहा। जिस तरह से आपको भी मालूम होगा, कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा सांप्रदायिकता ने तूल ले लिया था और हिंदू मुस्लिम का विवाद हुआ। तो कहीं ना कहीं वहां पर जयपुर जैसे प्रांतों में ऐसा नजर आ रहा था कि वहां पर मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम बाहुल्य अधिक होता जा रहा है। और जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण हिंदू तत्व को या हिंदूवादी, देखिए निशा जी, इस सत्य को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता कि इस देश का जो विभाजन है
वो धर्म के नाम पर हुआ। और सेकुलरिज्म शब्द हमारे संविधान में कहीं था ही नहीं। इंदिरा गांधी के आने के बाद 1971 में संविधान में जब संशोधन हुए तब सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जिस देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था और हिंदू बाहुल्य देश था ये, वहां पर आज जब हिंदू ही अपने घर में सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की बहन बेटियां अपने घरों में सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक पंडित चेहरा समाज के लिए, क्योंकि आने वाले जो लोकसभा के जो चुनाव हैं ये उसका एक आईना है और उसके लिए भी एक ये पैरामीटर, ये एक समीकरण बहुत मायने रखता है कि एक नए चेहरे को उतारने के लिए, ताकि हम जनता का विश्वास जीत सके। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नए एक्सपेरिमेंट के साथ, अपनी लेबोरेटरी में एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ एक नया चेहरे को उतारा है। बिल्कुल। सुमन जी, वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं। लोकेश, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ। लोकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, भजनलाल शर्मा के हाथ जो है राजस्थान की कमान सौंप दी गई है, 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए गए हैं। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? अगर आप बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं तो एक बार बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए लोगों से, अगर आप इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं तो। बीजेपी कार्यालय राजस्थान कार्यालय के सामने खड़ा हूँ। यहाँ अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री के रूप में बयान दिए गए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, जो सांगानेर से विधायक है वर्तमान में। उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम है, विद्याधर नगर से जो विधायक है दिया कुमारी, और एक प्रेमचंद जो दूदू से विधायक है, उनको 2 डिप्टी सीएम बनाया गया है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ब्राह्मण को यहाँ फिर से मौका दिया गया है, इस तरह से एमपी में और छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा उतारा था, उसी तरह से यहाँ राजस्थान में भी एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। एक ब्राह्मण चेहरे को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करके इस तरह से देखा जा रहा है कि एक चौंकाने वाली बात है कि भजनलाल शर्मा कहीं भी मुख्यमंत्री के लिस्ट में नहीं थे, लेकिन फिर से मुख्यमंत्री के नाम घोषित करके एक फिर से चौंकाने वाली बात की है। हम बीजेपी कार्यालय के जस्ट सामने खड़े हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भीड़ है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही यहाँ विधायक दल की बैठक हुई। राजनाथ सिंह ने जो यहाँ पर्यवेक्षक बन के आए रक्षा मंत्री, उन्होंने भजनलाल शर्मा जो यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम लिया गया और नाम दिया गया। विधायक दल के सभी सहमति, विधायकों ने सभी सहमति दिखाई गई। इस तरह से भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया, विधायक सहमति दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे हैं, प्रस्ताव इस तरह से हवाले से खबर मिल रही है। और देखा जाए यहाँ के संघ समुदाय से जुड़े हुए हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पहली बार यहाँ सांगानेर से विधायक बनाए गए हैं जो भजनलाल शर्मा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ठीक है लोकेश, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही। वापस आपके पास लौटूंगी। इसी बीच सुमन अर्पण खनीजा जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अब 2024 को देखें, क्योंकि देखिए अगर मैं तीनों राज्यों की बात करूं, एक सरप्राइजिंग चेहरा बीजेपी की तरफ से उतारा गया है तीनों राज्यों में। किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी तैयार दिख रही है 2024 के लिए बीजेपी? देखिए निशा जी, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि बीजेपी नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नए नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहती है और जनता भी परिवर्तन देखना चाहती है। देखिए परिवर्तन संसार का नियम है। तो पुराने चेहरे, जिस तरह से जनता को लगता था, संसार में जो जिस तरह से लोग होते हैं वो भी अपने अपने दल के नेताओं को चाहते हैं कि हमारे दल के नेता, कहीं ना कहीं देखिए राजनीति में जातिवाद बहुत काम करता है, आप सहमत होंगे। तो हर दल के नेता, हर वर्ग के नेता ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे दल का नेता भी हमारे सीएम पद का प्रतिनिधित्व करे या उन लोगों को भी टिकट्स मिले। तो नए चेहरों को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले लोकसभा का भी, मैं ये कहूंगी, एक शानदार बिगुल बजाया है कि वो परिवर्तन के लिए तैयार है। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नई पहल की कि महिला वोटर्स को अपने साथ और सशक्तिकरण के साथ अपने साथ जोड़ लिया। हाँ। लेकिन वही आज नए चेहरे, जिस तरह से शिवराज जी कितने समय से, जिसे मामा जी कहते हैं, कितने समय से वहां पर काम कर रहे थे, और आज जो जनता को ये उम्मीद थी कि शिवराज जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनकर आएंगे, वहीं पर उन्होंने मोहन यादव, जो पुराने 3 बार वहां पर विधायक बनकर आए हैं, उनकी कार्यशैली को देखते हुए उनको उतारा ताकि जनता के साथ वो जुड़ सके और उनका समर्थन पा सके और विकास की एक नई दिशा और नीति को आगाज दे सके, ताकि जो 2024 का जो हमारा चुनाव है, हम उसमें जो समाज के अंदर हो रहे हमारी परिवर्तन है, उस परिवर्तन की आवाज को समाज के अंदर दिखा सकें
कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पुराने चेहरों के साथ ही नहीं, नए लोगों के साथ, नई शैली के साथ काम करने में विश्वास रखती है। तो संगठन की उन परंपराओं को, संगठन की नीति और शैलियों को देखते हुए ये सभी लोग संगठन के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, जो जमीनी रूप से संगठन के साथ जुड़े रहे थे। आज उन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने सीएम का चेहरा बनाया है, ताकि जनता के साथ वो अपने आप को जोड़ सके और जनता उनका विश्वास जीत कर आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे सके। सुमन जी, वहीं बात कर ली जाए। अब एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात अब साफ साफ समझ में आ गई कि बीजेपी जिन चेहरों को जो है सीएम रेस की दौड़ में दिखाती है, जिनको फोकस पॉइंट पर रखती है, अक्सर ये हमेशा देखा गया है कि वो सीएम कैंडिडेट होते ही नहीं है। क्योंकि जब घोषणा की जाती है तो सीएम कैंडिडेट कोई और ही निकलकर सामने आता है, वो सीएम कैंडिडेट होते ही नहीं। कुल मिलाकर जो फोकस पॉइंट में रहते हैं वो कभी सीएम कैंडिडेट नहीं होते। अभी पिछले राज्यों के सीएमओ का जब ऐलान हुआ था तब भी हमने देखा, इससे पहले भी हमने ये सब चीजें देखी हैं। निशा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी शायद चुनावी रणनीति को बदल दिया है। दिल्ली में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तब भी कोई भी सीएम का चेहरा नहीं दिखाया गया था। और अभी भी ताजे जो हमारे सामने चुनाव आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, किसी भी सीएम फेस को आगे रखकर चुनाव नहीं लड़ा गया था। बाद में भले ही आखिर के एक हफ्ते में वसुंधरा जी या शिवराज सिंह जी चुनावी दौर में या रैलियों में बहुत फ्रंट फेस पर आ गए, लेकिन फ्रंट फेस पर किसी भी चेहरे को सामने नहीं लाया गया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट थी कि आज वो नए चेहरों को जनता के बीच में उतारना चाहती है, ताकि जनता की वो विश्वास पात्र बन सके। उनका मुद्दा यही था। और इसी बीच अलग अलग चेहरों के नाम हमारे सामने आए। जिस तरह से बाबा बालकनाथ जी का नाम बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आया जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश की तरह योगी मॉडल को ही फॉलो किया, लेकिन उसके बाद योगी बालकनाथ जी के ट्वीट के बाद इस पिक्चर को भी क्लियर कर दिया गया कि मैं अभी सीएम पद के लिए अपनी कोई भी दावेदारी नहीं दे रहा और मैं इस रेस से बाहर हूँ। तो संगठन का जो भी फैसला होता है वही सर्वमान्य होता है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले जो जनता की आवाज है, जनता किसको चाहती है, और जनता के नेतृत्व के साथ साथ इसमें सबसे अहम रोल ये होता है कि विधायक दल के जो नेता को कैसे चुनते हैं। यदि विधायक दल के नेता को सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, तभी वो मुख्य रूप से सीएम की भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि उन्हें उन्हीं से अपने मंत्री चुनने हैं और उसी से उन्हें अपने राज्य की कार्यभार को संभालना है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत रूल है, बहुत अहम विषय है कि जब विधायक दल किसे अपना नेता चुनता है, क्या वो सर्वसम्मति से अपना नेता चुना जा रहा है। जिस तरह से हम भजन लाल के मामले में ये कहे कि सभी ने इस पर अपनी सहमति दी है, सभी ने इस पर सहमति दी है, तो बहुत बड़ी बात है कि सभी का समर्थन पाकर भजन लाल शर्मा जी सीएम के रूप में सामने आ रहे हैं। चलिए, वापस मैं आपके पास लौटूंगी सुमन जी, और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फोन हासिल होते हैं। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कौन है भजन लाल शर्मा, जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी गई है? आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। जिस तरह से लीडरशिप सागानेर से विधायक है भजन लाल। राजस्थान बीजेपी के महामंत्री हैं भजन लाल। भरतपुर के रहने वाले हैं भजन लाल शर्मा। पहली बार विधायक बने हैं भजन लाल शर्मा। सागानेर से विधायक हैं भजन लाल शर्मा। तो कौन है भजन लाल शर्मा, जिन्हें राजस्थान की कमान सौंपी गई है? आपको बता दें कि संघ की पृष्ठभूमि से हैं भजन लाल शर्मा, संघ से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ अमित शाह के करीबी माने जाते हैं भजन लाल शर्मा। और चलिए, इस खबर पर तमाम चर्चा के लिए सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ हमारे संवाददाता लोकेश चौधरी जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश, सीधे आपके पास आते हुए, इस वक्त आप बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं, एक बार जाइए, अगर हो सके बीजेपी जो कार्यकर्ता हैं उनसे हो सके तो बातचीत कीजिए। और इसी के साथ साथ देखिए, राज्यपाल से भी मिल चुके हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, भजन लाल शर्मा ने राज्यपाल से मुलाकात की है, और क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
लोकेश, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लोकेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। सुमन जी, आपके पास आते हुए, सुमन जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, भजनलाल शर्मा जो है अमित शाह के भी काफी करीबी माने जाते हैं। निशा जी, भजनलाल की जो भूमि है वो संघीय पृष्ठभूमि है। तो संघ के जो लोग होते हैं उनका जो कार्यशैली होती है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। और जो मैं ये कहूँ कि बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं जो संघ के लोगों का जो सबसे सबसे अहम पहलू है कि वो डाउन टू अर्थ रहकर कार्य करते हैं। क्योंकि हमने संघ के कार्यकर्ताओं को देखा है, कहीं पर भी उनके अंदर अहम भाव नहीं होता। उनके अंदर सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो सेवा और समर्पण भाव। इसी सेवा और समर्पण भाव के साथ वो काम करते हैं। समय समय पर वो अपना क्या कहते हैं, प्रवास के लिए भी जाते हैं। और प्रवास की कार्यशैली उन्हें जो जिस जिस एरिया के अंदर प्रवास के लिए भेजा जाता है या जो जो संगठन की जिम्मेदारी दी जाती है, तो उन सारे पैरामीटर्स को पार करते हुए भजनलाल शर्मा आज बने, सीएम बने। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि लगभग 50,000, 48,000 कुछ वोट, यानी लगभग 50,000 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के विधायक को हराकर भजनलाल शर्मा आज सीएम की पोस्ट के दावेदार बने हैं। और बल्कि मेरे पास तो आज निशा जी सुबह से एक क्या कहते हैं, मैं ये कहूँ कि जब से नाम की घोषणा हुई है तब से एक अलग अलग उससे स्लोगन्स बनकर आ रहे हैं। मोहन आए, विष्णु आए, भजन गाने भजन भी आए। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, आज जो हिंदू तत्व जो थे या कहीं ना कहीं हिंदू तत्व विचारधारा को मैं ये कहूंगी पुनः बल मिलेगा कि एक ब्राह्मण पुनः, मतलब हिंदुओं के अंदर एक खुशी की लहर है कि हाँ, एक ब्राह्मण समाज का नेता। क्योंकि जयपुर के अंदर कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य या सांप्रदायिकता, मैं ये कह लूं कि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश की भावना थी। तो आक्रोश को आज मैं ये कहूं कि एक जब ब्राह्मण चेहरा सामने आएगा तो वो आक्रोश में कहीं ना कहीं मरहम का काम करेगा। तो आज जो ये तीनों हमारे जो नेता सीएम चुने गए हैं, तो हिंदू के अंदर एक बहुत खुशी की लहर है कि नए लोग जो दोबारा से कहीं ना कहीं हिंदू तत्व को बल मिलेगा। और कहीं ना कहीं जहाँ हिंदुओं के अधिकारों का हनन हो रहा था या उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, तो आज वो अपने अपने सीएम के माध्यम से पुनः अपने आप को अपनी बात को कहने में या अपने हक की लड़ाई के लिए दोबारा से सक्षम हो पाएंगे। ठीक है लोकेश, राज्यपाल से मुलाकात की है भजनलाल शर्मा ने, और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है लोकेश? जी, अभी भजनलाल शर्मा जो राजस्थान से मुख्यमंत्री चुने गए हैं, इन्होंने अभी राज्यपाल जी से मुलाकात की है। जैसा कि गौरतलब है कि जिस तरह से यहाँ कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो चौंकाने वाले नाम सामने आए, उसी तरह से यहाँ राजस्थान में, क्योंकि भजनलाल शर्मा का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। वसुंधरा राजे और दिया कुमारी, इनका नाम, बालकनाथ जी का इनका नाम मुख्यमंत्री चेहरे का नाम लेकर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से यहाँ संघ के जो संगठन के संघ के जो मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर ये भजनलाल देखे जाते हैं, जो सांगानेर से पहली बार विधायक बने हैं, उनको यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। और बात करी जाए तो जिस तरह से ये मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर के अटारी गांव से आते हैं और लगातार यहाँ प्रदेश में महामंत्री, संगठन में महामंत्री के पद पर काफी समय से यहाँ रहते हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये इनको मुख्यमंत्री का नाम भजनलाल शर्मा जो चुना गया है या नाम लिया गया है, तो अमित शाह के नजदीकी माने जाने वाले संगठन के मजबूत, आरएसएस के मजबूत कार्यकर्ता भजनलाल शर्मा, जिनको मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरी बात करी जाए तो दिया कुमारी है, जो उनको डिप्टी सीएम, जो जयपुर की विधानसभा विद्याधर नगर से जो विधायक चुनी गई हैं, उनको डिप्टी सीएम माना गया। और एक दूसरे डिप्टी सीएम है प्रेम सिंह बैरवा, जो दूदू से विधायक चुने गए हैं। आज यहाँ जिस तरह से, क्योंकि आगामी अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो एक ब्राह्मण समाज से आकर भजनलाल शर्मा को जो मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं बात करी जाएगी लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को या जनरल समाज को साधने की बात रखी गई है। लोकेश, वही बात कर लिए। देखिए, 9 दिन हो गए, 9 दिन बाद आज ये स्थिति साफ हो चुकी है कि राजस्थान की कमान कौन संभालेगा। ऐसे में अगर बात कर ली जाए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, कोई अपडेट सामने आई हो कि कब तक शपथ ले सकते हैं सीएम भजनलाल शर्मा? शपथ ग्रहण की तैयारियों की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। कहाँ होगा, या एल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा या विधानसभा के पास रखा जाएगा, लेकिन अभी तक कहीं तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़े चेहरे जो संगठन के हैं या
बड़े नेता हैं वो बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आ सकते हैं। दूसरी बात करी जाए तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आने का चल रहा है कि उनको भी बुलाया जाएगा। हाँ। लेकिन अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं है कि कब शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा और कहाँ रखा जाएगा। ठीक है सुमन जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए इसे बीजेपी की खूबी कहें, क्योंकि ऐसा कांग्रेस में कभी देखने को नहीं मिलता। बीजेपी के अंदर एक अच्छी खूबी है, उसे सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। देखिए बहुत से ऐसे नाम थे जो सीएम पद की रेस में चल रहे थे। आप कहीं की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात करिए, छत्तीसगढ़ की करिए या राजस्थान की बात करिए, तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि ये सीएम हो सकते हैं, ये सीएम हो सकते हैं। लेकिन देखिए नाम बिल्कुल अलग सा चुनकर, एक सरप्राइजिंग सा चेहरा जो है चुनकर सामने आता है और उसके बाद देखिए बगावत देखने को नहीं मिलती। अगर यही चीज कांग्रेस में होती तो आपने अगर हिमाचल वाला, अगर आपको याद होगा तो हिमाचल में जब सीएम के लिए मंथन किया जा रहा था तो उस समय बहुत बगावत जो है देखने को मिली थी। लेकिन ये चीज कहीं बीजेपी की पता नहीं किस स्ट्रैटेजी के थ्रू वो काम करती है कि इस तरीके की बगावत जो है देखने को नहीं मिलती, वो चीजों को हैंडल बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। निशा जी, उसका कारण संगठन की जो नीतियां होती हैं, का जो फैसला होता है उसी पर सर्वमत होता है, यानी सभी का मत। जो संगठन ने निष्कर्ष किया उस पर सभी लोग सर्वसहमति से अपना राय पेश करते हैं और एक बार को मतभेद तो हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी भी मतभेद नहीं पाए जाते, क्योंकि हमारे सामने 2024 का चुनाव सामने स्पष्ट है। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती है, क्योंकि आज जो समाज की मांग है या जो जनता की मांग है, मैं ये कहूंगी, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अपने मैनिफेस्टोज में लिखा था, उन्होंने अधिकांश वो वचन पूरे किए, अधिकांश वो वादे पूरे किए हैं। चाहे वो 300 धारा 370 का मुद्दा था, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा था। तो यहाँ पर भी कमिटमेंट क्या है, राजस्थान को सुरक्षा और विकास देना। हाँ। पिछले कुछ समय से गहलोत सरकार ने सांप्रदायिक ठीक है सुमन जी, थोड़ा समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया सुमन जी। लोकेश, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी लोकेश आपने हमें दी। सुमन जी तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फोन हासिल होता है।